हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बजट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कोई यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि कोई अलग से टॉपिक लाया गया है तो फिर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का ही एक टॉपिक है। आप इकोनॉमिक्स का जो हमारा यानी कि बात करें जीएस पेपर थर्ड, ठीक है, तो उसमें तीसरी या चौथी यूनिट करके है ऐसे ही, जो कि ये बजट की है। और बजट में क्या होता है कि हमारे प्री और मेंस यानी कि एक यही यूनिट ऐसी है कि जो कि हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि दोनों में ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं बजट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, हमें चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। ठीक है, और बजट से रिलेटेड बजट तो हम सबका बनता है एंड आई होप कि आपको यहाँ पे बजट के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी। बजट हमारा छोटा सा नहीं है, 108 मिनट का बजट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा पेश किया गया है? तो हमारे जो देश की वित्त मंत्री जी हैं वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है, वो भी 108 मिनट तक। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि बजट कितना होगा। हालांकि मैंने इसका पूरा एक समराइज करके यहाँ पे आपके सामने लाने की कोशिश की है, ताकि क्या हो कि ओवरऑल हमको पता चल जाए कि इस बजट में क्या है। हालांकि धीरे धीरे फिर हम डिस्कस करते रहेंगे एंड आप लोगों का मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और साथ भी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। और मैं चाह रही हूँ कि एक ही बार में यानी कि एक ही पार्ट में बजट पूरा ख़त्म कर दूँ। ये जो समरी है, यदि नहीं होगा तो जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आज ही आएगी, यदि नहीं ख़त्म हुआ तो। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें। तो ये हमारा 2021-22 का बजट है और उसके बाद बात करते हैं तो किसके द्वारा ये पेश किया गया है। ठीक है, तो बजट में थोड़ा सा बजट से रिलेटेड जो भी है कि बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, बजट क्या है, वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा गूगल से सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि उतना मैं बेसिक पे अभी नहीं जा पाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे अब हम पूरा बजट पे ही बात करेंगे। ठीक है, उसके हिस्ट्री पे नहीं। तो इसमें क्या है कि वित्त मंत्री यानी कि हमेशा भारत के वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, जिनके द्वारा ये बजट संसद में पेश किया गया था। और ये किस सत्र का है? 2021-22 का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या बताया गया है कि इस नए दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। यानी कि यहाँ पे आपको पता था कि कोविड-19 की वजह से क्या था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग वाला ये जो था कि मतलब किसी एक से सामान लेते हो आप दूसरे को पकड़ाते हो तो वहाँ से भी संक्रमित, ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। आपको इसके बारे में बखूबी पता है, क्योंकि हम साल भर से भुगत रहे हैं। और इसमें इसी कारण क्या किया गया कि पहली बार क्वेश्चन यहाँ पे वनडे लेवल के एग्जाम में बन सकते हैं कि पहली बार डिजिटली रूप में बजट पेश हुआ कब? तो आपको बताना 2021-22 का बजट है, जो कि ये फर्स्ट टाइम है। जबकि यहाँ पे क्या किया गया है कि एक डिजिटल बजट भी है। यानी कि इसमें पहले क्या होता था ना कि एक वो मिलती थी ये हार्ड कॉपी में, जितने भी मेंबर होते थे संसद भवन में उन सबको एक एक प्रति मिलती थी, जो भी निर्मला सीतारमण जी बोलने वाली होती थी। लेकिन यहाँ पे इस बार क्या हुआ कि सबको ई मोड में मिला, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप जिसमें भी है पीडीएफ रूप में उन्हें मिला है, उन्हें हार्ड कॉपी हाथ में नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल रूप से किया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, जो भी नोट करने लायक हो बातें आप नोट करते जाइएगा कि फर्स्ट टाइम 2021-22 का जो बजट है वो डिजिटली रूप से पेश किया गया। देन उसके बाद क्या होता है कि आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। देन उसके बाद जिन्होंने अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। और उसने कहा था, यानी कि उन्होंने उन्होंने मतलब क्या है, सॉरी उसने मैंने कह दिया, उन्होंने का मतलब क्या है, निर्मला सीतारमण जी यानी कि जो वित्त मंत्री है। तो बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वास्थ्य भारत, सुशासन एंड युवाओं के लिए अवसर, यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि किसानों की आय दोगुनी करने। अब यहाँ पे हम सारी चीजें समझने वाले हैं किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, क्योंकि साल भर का ब्यौरा होता है हमारा। ठीक है, कि अब इसमें ऐसा नहीं होता कि हमने पिछले वर्ष क्या किया वो हमें बताया जाएगा। इसमें ऐसा है कि हम आगे आने वाले ये 1 जनवरी यानी कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या बातें या जनवरी तक करने वाले हैं,
उसके बारे में ये पूरा ब्यौरा बनाया जाता है साल भर का। जैसे हम सभी अपना बजट बनाते हैं कि इतने में हम इतना करेंगे, इतने में इतना करेंगे, वैसे ही हमारे देश का भी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, और उसके बाद है स्वस्थ भारत, यानी कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर पर भी ध्यान दिया जाएगा, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, यानी कि जो भी हमारी वुमन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, समावेशी विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, ठीक है, इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा। इसके अलावा त्वरित कार्यान्वयन के पथ पर बजट 2015-16 के वे 13 वादे, यानी कि 2015-16 में 13 वादे किए गए थे, प्रॉमिस किए गए थे, जिन्हें देश की आज़ादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किए जाने हैं। उन्होंने कहा है कि ये सभी वादे भी आत्मनिर्भरता से इस विजन के अनुरूप, यानी कि आत्मनिर्भरता के इस विजन के अनुरूप हैं। तो यहाँ पे 2022 में आपने नीति आयोग का @75 सुना होगा कई बार, ठीक है। तो नीति आयोग, एक पहले योजना आयोग की जगह नीति आयोग आई थी जो, तो इसमें क्या है @75 का मतलब क्या है कि 2022 में, यानी कि 2022 तक के इसमें पूरा भी कंक्लूड करके दिया गया है। मतलब क्या है कि 2022 में हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाने हैं, ठीक है। और उसी में 2015-16 के बजट में भी कुछ वादे किए गए थे। तो मतलब ये है कि टारगेट रखा गया कि 2022 तक हमें पूरे करने ही है। अब देखते हैं पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो खैर अलग बात है। देन उसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2021 और 22 के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित है। यानी कि जो 2021-22 का था, तो मेन रूप से इसमें 6 पिलर्स हैं जिन पे ये आधारित है, मेन रूप से टारगेटेड है। इसमें क्या-क्या है, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। आप चाहो तो नोट भी मेरे साथ साथ करते जाइए, बेटर होगा। जहां जहां मैं बोलूं हर एक चीज नहीं नोट करनी है, जितना मैं बोलूं उतना ही नोट करनी है, क्योंकि ये 17-18 पेज का है, तो उतना हमें नहीं याद लिखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 6 पिलर आप लिख लीजिए। स्वास्थ्य एवं खुशहाली है, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना है। देन थर्ड हमारा आता है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है। एंड फोर्थ आता है मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास, एंड न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। यानी कि इनमें क्या क्या बातें की गई हैं कि स्वास्थ्य एवं खुशहाली पे हम ध्यान देंगे, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, यानी कि हमारे भारत के लिए क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। 17 हमारे SDG हैं और डेवलपमेंट गोल कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। पहले इसे मिलेनियम गोल कहते थे, दिन इसे अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं सारी चीज़ें आपको वो क्लियर करती। हालांकि जब भी हम और भी वीडियोज लाएंगे उनमें क्लियर करूँगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, अभी पूरा बजट पे फोकस करते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, समावेशी विकास इन द सेंस कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, हमारे किसी अदर पब्लिक को भी नुकसान ना हो, यानी सबका विकास हो। सबका मतलब जो भी यहाँ पे हैं, जीव जंतु से लेकर आदमियों तक, सबका विकास होना चाहिए, किसी को भी नजरअंदाज ना किया जाए। उसके बाद क्या होता है, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास, ठीक है। यानी कि इनोवेशन का या जो भी हमारे रिसर्च होते हैं उनका विकास होना चाहिए। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात की गई है। देन उसके बाद आता है, यही हम थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है जो हमारे 6 स्तंभ है। तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य एवं खुशहाली पहला है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें की गई हैं कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। और वर्ष 2020-21 के बजट में क्या किया गया था कि बजट के अनुमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपए का है। यानी कि 2020-21 में इतना था, कितना था, तो 2,23,846 करोड़ रुपए का था। जबकि साल मतलब कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में 21-22 का बजट आया है, इसका अनुमान क्या है, 94,452 करोड़ रुपए है, जो कि 137% की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि 2020 में थोड़ा ज़्यादा था, और यहाँ पे थोड़ा कोविड-19 जो आया ना, वो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, मैं आपको सारी PDF शेयर करवाऊंगी यदि नहीं हुई होंगी, तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक सर्वे 2-3 दिन का टाइम निकाल के पढ़िएगा। उसमें देखेंगे कि कोविड-19 से रिलेटेड ही सारी बातें दी गई हैं। मतलब कि पूरा एक तो उसका खंड उसी में खत्म हो रहा है, ठीक है, 300-400 पेज का। तो जरा देखना उसे और समझना कि क्या ये कोविड-19 कैसी अर्थव्यवस्था की दुर्गति किया है। देन उसके बाद अब इसमें क्या होता है
कि वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 6 वर्षों में लगभग, यानी कि अप्रॉक्स है, कोई एक फिक्स डाटा नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया कि 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये स्कीम्स ना याद रखना, आप इनके नाम लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। हालांकि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप लोग को और भी गूगल से सर्च करके लिख लेना, कब लॉन्च होती है, क्या कैसे है। तो इसमें क्या बताया गया है कि केंद्र प्रायोजित, यानी कि ये स्टेट की स्कीम नहीं है। सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखना, सेंटर की है। क्या है? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ किया जाएगा और इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे और नए संस्थानों का सृजन होगा, जिससे क्या होगा कि नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। कि यहाँ पे नई और उभरती बीमारी क्यों कहा गया है? क्योंकि कोविड-19 का कहीं अता पता नहीं था यार, कहाँ थी ये बीमारी। आपने अभी तक इस बीमारी का नाम सुना था? हालांकि बायो में ये मेंशन था, लेकिन 10th तक में कोई ये भी नहीं पढ़ा होगा जिसका पर्टिकुलर एक बायो सब्जेक्ट ही रहा होगा, वो उसका छोड़ के हमको सबको ये भी नहीं पता था, जो कि नॉर्मली 10th तक हम बायो पढ़ते, वहाँ पे हमें कोविड-19 का जिक्र ही नहीं मिला। हालांकि कोविड था 19 इसलिए कि 2019 में ही ये वायरस आया, तो इसलिए 19 पहले से था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया। तो इसीलिए इसमें क्या गया कि नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना के तहत किए जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित, यानी कि इस योजना में भी कुछ उपाय जो किए जाने वाले हैं वो कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? तो इसमें पहला आता है हमारा कि 17,788 ग्रामीण, और ये डाटा जो है ना, इसको याद रखना, ये ऐसे ही नहीं है। हाँ, बहुत इकोनॉमिक्स ना थोड़ा, इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो आप लोगों को ये डाटा लिख लेने हैं। क्या है कि 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी। उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा है कि 11 राज्यों में के सभी जिलों, अब यहाँ पे राज्य का नाम नहीं दिया गया कि कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे, बट 11 ही हैं। हमें पता है कि हमारे देश में 28 राज्य है, लेकिन एक इसमें 11 है, तो कुछ तो छोड़ेगा। अब देखते कौन कौन से स्टेट हैं। तो इसमें तो खैर आप इतना समझिए कि 11 राज्यों के सभी जिलों और 3,382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, यानी कि कुछ वहाँ पे क्या होगा कि लैब वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। देन उसके बाद है हमारा थर्ड आता है कि 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, तो जितने भी जिले होंगे, मुझे तो खैर एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लेना। तो उनमें से 602 ही जिले लिए गए हैं और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी, जो भी बहुत ज़्यादा एकदम से क्रिटिकल समस्या होती है ना, जब उसके लिए बात की गई है कि देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, यानी कि अब किए जाने वाले हैं। ये 2021-22 का पढ़ रहे हैं कि अब आने वाले इस टाइम में हम क्या करने वाले हैं साल भर, उसके बारे में ये सारा ब्यौरा आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है हमारा डी नंबर, और यहाँ पे है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, यानी कि NCDC, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। दिन है कि प्रवेश स्थलों अर्थात 32 हवाई अड्डों, यानी कि प्रवेश स्थलों, कहीं भी आपको आना जाना है तो इसमें क्या है कि 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा। यानी कि जो भी हवाई अड्डे हैं, तो आपको यदि कहीं पे भी जो भी हमारा एयरपोर्ट है या हमारा बंदरगाह है, वहाँ पे क्या हो कि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो आपको पता है कि एयरपोर्ट या हवाई अड्डा किसे कहते हैं, जहाँ पे जो ऊपर हवाई जहाज उड़ने वाली होती है। आई नो कि आप सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है, बट जिनको भी थोड़ा डाउट हो उनके लिए है कि जो ऊपर हवा में उड़ती हैं हवाई जहाज, तो उन्हें तो हम हवाई जहाज कहते हैं, उनके लिए एयरपोर्ट होता है। एंड जो बंदरगाह होता है ना, वो जो पानी वाली जहाज होती हैं जहाँ ठहरती हैं, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके लिए यहाँ भी क्या किया जाएगा कि 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ
क्या है, स्वास्थ्य संस्थान जो भी है खोले जाएंगे और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों पर मजबूत किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्यों हमें दिखाई दे रहा है कि हर जगह पे किया जाएगा, हालांकि अभी तो स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट ये कोविड-19 ना सबकी आंखें खोल दिया है, भैया इमरजेंसी में भी तैयार रहो, नहीं तो लॉकडाउन करना ही पड़ता है फिर उसके बाद। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। और वन वेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय संधार प्लेटफॉर्म जैव सुरक्षा स्तर 3 की 9 प्रयोगशालाओं यानी कि जो भी 9 लय और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यानी कि हमने इसमें क्या पढ़ा, ये हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड है एंड खुशहाली से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से। तो इसके बारे में आपने देखा कि कहाँ कहाँ पे व्यवस्थाएं की जाने वाली हैं। और इसमें आता है नोट या टीके की बात करें हम, खैर यहाँ पे टीका लिखा हुआ, ठीक है, आप नोट भी लिख सकते हो। इसमें क्या बताया गया है कि 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन जो मौजूदा समय में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य हर वर्ष 5,000 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें कि 2021-22 के बजट में कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है। और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में जिस वैक्सीन का यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है वो है न्यूमोकोकल। और इसमें क्या है कि अभी 5 राज्यों तक ही सीमित है ये, और यहाँ पे सिर्फ लिखना है न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड देन 5 राज्यों तक सीमित है। और उसके बाद इसका जो मेन टारगेट है, आप थोड़ी थोड़ी बातें लिखा करो, जितनी हाईलाइट है उतनी ही लिखनी है। हाँ, इतना लिखना, 50,000 बस नहीं लिखने ना आपको, सर यहाँ पे 50 है 5 नहीं है, तो उतना बस नहीं लिखना है, थोड़ा टारगेट लिख के 50,000 लिखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा कि 50,000 बच्चों को मौत के मुंह से बचाना है। और पोषण या न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी। यानी कि 2 अभियान चलाए गए थे यहाँ पे, इन दोनों का ही नाम लिखना आपको, ठीक है। तो क्या था, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। पोषण अभियान आपको पता है कि सरकार के द्वारा चलाए गए थे, का आपस में क्या किया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा। तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। यानी कि अब आप क्या लिखेंगे, पूरक पोषण मिशन यानी कि पूरक पोषण कार्यक्रम, देन प्लस कर देना आप और पोषण अभियान लिख के, और बराबर करके आप क्या लिख दोगे कि मिशन पोषण 2.0। यानी कि आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मर्ज करके ये बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक महान रणनीति अपनाएगी। और जल पूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं क्या है, ये अभी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बातें की गई है कि वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक यानी कि सबको होना चाहिए, ठीक है, जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शहरी का शुभारंभ किया गया। यानी ये जो जल जीवन मिशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो इस मिशन का नाम लेके आप कोष्टक में शहरी जरूर लिखना, क्योंकि ग्रामीणों के लिए नहीं, शहरी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए यानी कि सबको जल मिले, चाहे जो भी इंसान हो, अमीर गरीब जो भी हो, तो यहाँ पे सबको क्या योजना लाई गई है, जल जीवन मिशन शहरी, ठीक है। तो ये शहर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। और इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में क्या किया जाएगा, कार्यान्वित किया जाएगा। और इसके अलावा 2021 से लेकर 26 तक के 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या, यानी कि वायु प्रदूषण, जल का तो ठीक है कि आप व्यवस्था करा दोगे, वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। और उससे निपटने के लिए क्या किया जाएगा कि सरकार ने इस बजट में क्या किया है, यहाँ पे इकट्ठा पैराग्राफ में लिखा, आपको पॉइंट में लिखने हैं,
ये सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट नोट करनी है, ठीक है, कि जल के लिए इतना हुआ, वायु प्रदूषण के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया। यानी कि कहाँ पे किया गया है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ये क्या लिखना है आपको, जो वायु प्रदूषण का है उस पे हेडिंग डाल के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए, किसके लिए, शहरी, ग्रामीण नहीं, शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए, ठीक है, उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों का चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है और निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामलों में 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। और इसी के से रिलेटेड एक दृष्टि में आर्टिकल आया हुआ है, 28-29 के समथिंग है, आप 28 से चेक करिएगा, तो इसी के बीच में है। यही जो 15 से 20 साल तक के वाहनों का जो भी उसका चेकअप होना है, मतलब कि उसमें टैक्स वगैरह जो लगने, ग्रीन टैक्स के नाम से वो आर्टिकल है, उसको आप देखिएगा थोड़ा सा। ये वायु प्रदूषण से रिलेटेड है कि जो वाहन जितना वायु प्रदूषण फैलाएगा, यानी कि जिसके द्वारा, तो वहाँ पे उससे उतना ही टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, कि आप के द्वारा इन्वायरमेंट को इतना नुकसान हो रहा है तो आप इतना टैक्स पे करोगे। वहाँ पे जो भी कृषक के लिए जो वाहन यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, हार्वेस्टर, तो उनमें टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट जो वाहन है, सिटी बस वगैरह, उनमें भी टैक्स कम लगेगा। निजी वाहन जो है तो उनमें टैक्स लगने जो भी लगेगा वो पूरा पूरा का पूरा लगेगा। थोड़ा सा उस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। देन उसके बाद क्या होता है कि भौतिक या वास्तविक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर 2.5 अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। यानी कि यदि हमें 5 ट्रिलियन 2020-21 में ही बात की गई थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आपको पाना है तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि हमें 2.5 के अंकों को बढ़ाना होगा, यानी कि 0 को हमें बढ़ाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्या करना होगा, हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनाने, विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है। और इन सभी को हासिल करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों के PLI, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, PLI स्कीम की घोषणा की गई है। और इसके लिए ये स्कीम का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। और इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 से होगी। और इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा और वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही कि कुछ जो भी 13 सेक्टर हैं जो कि PLI स्कीम के तहत इसमें घोषणा की गई। और यहाँ पे क्या बात की गई है कि 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। और यहाँ पे जो वित्त वर्ष अभी हमारा 2021-22 चल रहा है, इसमें क्या बात की गई है, रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। हालांकि रोजगार के बारे में हर साल बात की जाती है, ठीक है, मिलता जो है वो भी है। और उसके बाद क्या होता है कि वस्त्र, अब वस्त्र से रिलेटेड हम बात करते हैं तो इसी तरह क्या होता है कि वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, ठीक है, यानी कि पार्क्स मित्र, इसका जो मतलब शॉर्ट नेम मित्र है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स है और इसमें नामक जो योजनाएं हैं शुरू की जाएंगी। और इससे क्या होगा कि लगाओ और चलाओ, यानी कि खुद से लगाओ, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आप अपने मालिक बनो, कुछ ऐसा ही है। और इसमें क्या है कि सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज
अस्तित्व में आएंगे और 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे क्या बात की है कि 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, PLI स्कीम, और उसके अलावा एक और आई है जो जिसका नाम क्या है हमारा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स पार्क्स या मित्र। देन उसके बाद हमारा आता है अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो क्या बताया गया कि इसमें दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी कि यदि हम बात करते हैं तो घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP अपनी तरह की पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित है। 6,835 परियोजनाओं के साथ NIP की घोषणा की गई थी और इस परियोजना पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7400 परियोजनाएं हैं। यानी कि पहले कितनी थी, 6,835 थी परियोजनाएं और अब कितनी हो गई हैं, 7400 परियोजनाएं। कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। यानी जो पाइपलाइन वाला था ना, इसमें से कुछ परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, अभी कुछ परियोजनाएं यानी कि 74,000 परियोजनाएं में से दो, यानी कि बात करें 217 परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद अभी करनी है। ठीक है। और अवसंरचना का वित्त पोषण यानी कि वित्त विकास संस्थान या DFI, तो इसका जो DFI का फुल फॉर्म क्या हुआ कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, तो इसमें क्या हुआ, वित्त विकास या विकास वित्त संस्थान। तो इसमें क्या बताया गया है कि सीतारमण जी ने जो इसमें बात की है कि अवसंरचना के क्षेत्र पर काफ़ी भरोसा जताते हुए कहा कि अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की आवश्यकता है। दरअसल क्या होता है कि प्रोफेशनल ढंग से प्रतिबंधित किए जाने वाले विकास वित्त संस्थान की जरूरत है। यानी प्रोफेशनल ढंग से, आप ऐसे नहीं कि जब भी मन करे जिसका भी मन पड़े। इसमें क्या है कि आप दीर्घकालिक रखो, एक लॉन्ग टाइम के लिए रखो, शॉर्ट टर्म नहीं कि मतलब अभी आपको किसी ने अभी यहाँ पे कर्ज लिया, 2 महीने बाद उसको रिटर्न करना है, कुछ ऐसा नहीं। मतलब लंबे टाइम के लिए आप इसमें ऋण की व्यवस्था करो और प्रोफेशनल ढंग से प्रतिबंधित किए जाने वाले विकास वित्त संस्थान की जरूरत है, जो अवसंरचना का बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। तदनुसार क्या होता है कि DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। यानी कि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, बात की जा रही है इसमें। ठीक है। तो इसके DFI के लिए क्या लाया जाएगा, एक विधेयक लाया जाएगा। विकास वित्त संस्थान यानी कि DFI के मतलब DFI से लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बजट 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और इस DFI के लिए 3 वर्षों में कम से कम 5 करोड़ रुपए का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है। ठीक है। तो अभी जब ये बिल बन जाएगा उसके बाद ही कुछ होगा। देन बस इसका नेम याद रखना आप, और इसके तहत क्या क्या यदि हो जाता है तो होगा, मतलब प्रॉफिट होगा, वो चीज़ें हमें याद रखनी है। देन आता है परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि पहले से ही परिचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नई अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय, यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक नेशनल है, मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी और इस दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नजर रखने और निवेशकों को इससे अवगत कराने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। यानी कि इसको आपको याद रखना है कि एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी, then उसके बाद परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी इसके लिए बनाया जाएगा और मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है। अब वो उपाय कौन कौन से हैं, थोड़ा इनकी बात हम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि जो हमारा आप बात करते हो नेशनल हाईवे की। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, PGCIL, तो इसमें क्या है ने एक इनविट को प्रयोजित किया है जो विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली 5 चालू सड़कों, यानी कि 5 जो भी हमारी चालू सड़कें हैं को NH, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आप इसको इंग्लिश में, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, आप इस इंग्लिश में ही पढ़िएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, ये हमें हिंदी में नहीं पढ़ना होता। यदि नहीं पढ़ना होता तो अच्छा होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि NHAI और उसके बाद है
इन विट, ठीक है, तो इन विट ऐसे आप लिखोगे। देन उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसमें क्या होता है कि हस्तांतरित किया जा रहा है, और इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए मूल्य की पारेषण परिसंपत्तियों को PGCIL इनविट को हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि अब देखिए आप इसकी इकोनॉमिक्स की जो हिंदी होती है ना, कितनी गजब की होती है। अब इसका परेषण परिसंपत्ति का मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जहाँ भी इंग्लिश के टर्म्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी उससे आप लोग असहज महसूस मत करिएगा, यही समझिएगा कि हम लकी इंग्लिश पढ़ने को थोड़ा बहुत मिल रहा है हमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कि क्या हुआ है कि रेल समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद, यानी कि सड़क के लिए ये बातें की गई, जो भी इसमें डाटा वगैरह दिया गया है वो सड़क के लिए हमारे। अब आता है हमारा कि रेल समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद परिचालन एवं रखरखाव के लिए इसकी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी। और नेक्स्ट आता है हमारा कि परिचालन एवं प्रबंधन संबंधी रियायत के लिए हवाई अड्डों के अगले समूह का मुद्रीकरण किया जाएगा। और उसके नेक्स्ट में आता है हमारा कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत अमल में लाई जाने वाली अन्य प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियां ये हैं, यानी कि इसमें कुछ दी गई हैं जिनमें हम बात करते हैं। पहला इसमें दिया गया है कि NHAI द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड, यानी कि पहली क्या है हमारी कि NH, इसमें क्या हमें बात करनी है, आपको पूरा परिवहन से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है इस टॉपिक में कि परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत अमल में लाई जाने वाली अन्य प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियां जो हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि नंबरिंग में दी गई हैं आपको। पहला हमारा आता है कि NHAI द्वारा चालू की जा चुकी टोल रोड, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह जो भी लगता है वो टोल रोड। और इसमें सेकंड हमारा आता है कि इसमें क्या बात की गई, PGCIL की पारेषण परिसंपत्ति। थर्ड में आता है हमारा गेल IOCL की एवं HPCL की तेल एवं गैस पाइपलाइनें, यानी कि इसमें जो हमारी गैस पाइपलाइनें हैं, आपको पता है कि गैस पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं क्योंकि अभी जो गैस हमें मिलती है वो हमारे घर घर में आने लगेगी, ठीक है, जैसे पानी आता है उसी तरीके से। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि Tier 2 एवं Tier 3 शहरों में इसमें क्या होगा, स्थिति AI के हवाई अड्डे। और हमारा नेक्स्ट आता है कि रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तियां और CPSI जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम, नेफेड इत्यादि की भंडारण परिसंपत्तियां। और फिर आता है खेल स्टेडियम, यानी कि इनके बारे में इसमें क्या बात की गई है, जो हमारा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण है इन सेक्टरों में किया जाना है। और सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना, अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना का क्या है कि आपको एक सड़क से दूसरी सड़क पे जोड़ना है, कहीं पे भी आप असहज महसूस नहीं करोगे जाने के लिए, आप बहुत ही इजीली जा सकते हो। ये भारतमाला परियोजना जो हमारी है, इसे आप लोगों को क्या करना है कि गूगल से सर्च मारना है, आप लोगों को ये वर्क करना है, आज के आज करना है। और यहीं पे कहीं पे नोट करना, जहाँ पे आप लिख रहे होंगे वहीं पे आपको लिखना है इसके बारे में कि ये क्या है, ठीक है। बस मैं स्कीम्स का नेम बता रही हूँ, उनकी डिटेल्स आप खुद कर लेना, विकास यार बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देती। और इसमें क्या है कि भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, यानी कि ये पहले ही दिए जा चुके हैं क्योंकि ये भारतमाला परियोजना आज की नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, जिनमें से 3,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है, यानी कि 13,000 की बात की गई है तो इसमें 3,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। मार्च और किसके तहत हो चुका है, ये सड़क तो जो पहले से बनी तो वो अलग बात है, भारतमाला परियोजना के तहत इतने का निर्माण हो चुका है, जबकि टारगेट 13,000 का था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि मार्च 2022 तक सरकार ने 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देंगी। इसके साथ ही सरकार 11,000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए कई और आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का विस्तारित परिव्यय प्रदान किया गया है, यानी कि किया है। और जिसमें क्या होगा कि जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपए संबंधित पूंजी के लिए है और वो अब तक सर्वाधिक है, यानी कि इतना पूरा इसमें जो भी बजट इसके लिए निकाला गया है
1,08,230 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसमें से क्या बताया जा रहा है कि ये इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब उसके बाद जो भी आगे लगेगा वो देखा जाएगा। और उसके बाद क्या आता है हमारा रेल, ये हमारा हुआ सड़क के लिए। अब हमारा आता है रेलवे के लिए। तो रेलवे अवसंरचना में क्या होता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, यानी कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना। आपको पता होना चाहिए कि हमारा रेल बजट जो था पहले अलग आता था, और हमारा जो ये वित्त बजट था वो अलग आता था। लेकिन इसको किस सन में इकट्ठा किया गया है वो आपको बताना है, क्योंकि अब ये जो रेल बजट है वो अलग से नहीं आता, हमारे इसी वित्त बजट में ही आ जाता है। तो आपको बताना है कि ये कब दोनों में को इकट्ठा मर्ज किया गया था, ठीक है। उसका सन बताना, डेट नहीं, सन बताना कि किस सन में किया गया था। 2016, 17, 18 जो भी है इसी के बीच में किया गया था। और इसमें क्या किया गया है कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है, और इस योजना को वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है हमारे उद्योग के लिए। इसको आप लिख लेना 2030 वाला, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया कि हमारे उद्योग के लिए परिवहन लागत को कम करना, मेक इन इंडिया को, यानी कि मेक इन इंडिया ये वाला आत्मनिर्भर वाले में तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित वाड़ा कॉरिडोर यानी कि डीएफसी और पूर्वी डीएफसी जून 2022 तक हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। अब यात्रियों के लिए क्या क्या इसमें किया गया है, तो यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए, ये इसमें क्या है कि विस्टा डोम HLV कोच आरंभ किए जाएंगे। और उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, और इससे प्रयास को और सुदृढ़ करने भारतीय रेलवे के उच्च यानी कि घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली ट्रेन टकराने की संभावना को समाप्त कर देगी। स्वचालित ट्रेन यानी कि वहाँ पे ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस ट्रेन। आप समझिए आपकी यहाँ पे जो ये इतना टेक्नोलॉजी हो रहा है ना, जब भी आपको रोजगार से रिलेटेड ऐसे लिखने को मिल जाए कहीं पे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अभी हम देश से यानी कि अपनी गवर्नमेंट की हमको क्या करनी, तारीफ करनी है। बहुत ही सकारात्मक पॉइंट आपको लिखने हैं। आप लिख सकते हो कि यहाँ पे स्वचालित ट्रेन का विकास हो रहा है, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है कि सब भारत में ही बने, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। बट जहाँ रोजगार का आएगा ना, तो आप बेरोजगारी में लिखते हो, वहाँ पे आप लिखोगे कि ये टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा रीजन है बेरोजगार ना मिलने का। पूछिए कैसे, क्योंकि हर एक सेक्टर पे यार टेक्नोलॉजी आ रहा है। वहाँ पे जहाँ 10 लोग लगते थे, सिर्फ एक मशीन पे 1 लोग लग रहा, और वो 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है। यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रेन चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनको रोजगार मिल रहा, राइट। लेकिन जब ये स्वचालित हो जाएगी, यहाँ पे ड्राइवर होगा ही नहीं, तो वो ड्राइवर जो एक रोजगार मिल रहा था वो तो गया ना काम से। एक तरफ हम रोजगार देने की बिल्कुल टेक्नोलॉजी में विकास होना चाहिए। खैर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे दी हूँ, उसके बाद कभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बस इतना आपको ध्यान में रखना कि कुछ पॉइंट होते हैं कि कहीं पे तारीफ बन जाते हैं, कहीं पे उसकी बुराई बन जाती है, और हमारे लिए वो दोनों ही जरूरी होते हैं। तो थोड़ा इनमें ध्यान रखिएगा, मैं ये बताना चाहती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्वचालित ट्रेन, यहाँ पे तो खैर हमें सकारात्मक बातें ही सोचनी है, अभी सकारात्मक ही चल रहा है, देश के विकास के बारे में चल रहा है, ठीक है, कितना डेवलप हमारे देश में हो रहा है। और इसमें क्या हुआ है कि जो मानवीय त्रुटि के कारण यानी कि एक्सीडेंट वगैरह जो भी होते थे वो नहीं होंगे स्वचालित ट्रेनों में। और इसमें क्या होगा कि बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का कार्ड राशि प्रदान की गई है। यानी कि रेलवे के लिए कितना बजट दिया गया, रेलवे के लिए कितना, सड़क के लिए कितना, वो सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं बार बार अब ना बोलूं तो आपको समझ लेना है कि भैया जितना मुझे नोट करना वो नोट कर लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है कि 1,10,055 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि जो है वो प्रदान की गई है रेलवे के लिए, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए, यानी कि इसमें क्या है कि 1,10,000 दी गई है, और यहाँ पे क्या है कि 1,07,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। अब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जो अर्बन एरिया का है हमारा। इसमें क्या होता है कि सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ सिटी बस सेवा में भी विस्तार के जरिए शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से
एक नई योजना शुरू की जाएगी। और यहाँ पे क्या है, कितने की लागत से, तो 18,000 करोड़ रुपए की लागत से। आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, रुपए बहुत हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमारे हाथ में 1 रुपए भी ना हो, बिल्कुल करोड़ों में बात हो रही है, लाख 10,000 तो कहीं मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुल 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में है, और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो व CRR यानी कि सॉरी RRTS निर्माणाधीन है। टियर 2 शहरों और टियर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में क्या होगा कि कम लागत के यहाँ पे इसमें बात करें यदि हम, तो समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियाँ उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीकी, यानी कि दो नई तकनीकी अब क्या क्या आने वाली है यहाँ पे, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो, यहाँ पे है मेट्रो नियो, ये दोनों का नाम आप लिख लीजिए। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो लागू की जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन सुविधाएं देने की बात की जा रही है। और उसके बाद आता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या विद्युत अवसंरचना है। इसमें क्या हुआ कि पिछले 6 साल में आंतरिक 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई है। यानी कि अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो 4.141 लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई है, यानी कि जो बिजली की लाइन बिछाई गई है। और उसके बाद है कि वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता को लेकर भी गंभीर चिंता प्रकट करते हुए वित्त मंत्री ने 5 वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र, यानी कि विद्युत वितरण क्षेत्र योजना पेश करने का प्रस्ताव किया। योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम, यानी कि जो बिजली वितरण कंपनी है, इसका नाम आप लिख लेना, ठीक है, डिस्कॉम को वित्तीय स्थिति में क्या होगा कि सुधार के लिए जरूरी प्रीपेड स्मार्ट मॉनिटरिंग और फीडर से अलग करने और प्रणालियों में सुधार सहित अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आता है हमारा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसमें हमारा है कि बड़े बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवाओं के प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनाने की, यानी कि बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे जहां एक निजी साझेदारी, यानी कि साझेदारी उनकी तरफ से इसका प्रबंधन करेगा। निधि यानी प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, निजी साझेदारी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनमें आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो एक एक पॉइंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समरी है। बजट बहुत बड़ा है हमारे, 108 मिनट थोड़े से नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बजट बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी समरी बताई गई है, समराइज किया गया है, इसको बस उतना हम बात कर रहे हैं अभी। तो आपके लिए थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं कितने से काम हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल आपका काम हो सकता नहीं भी पढ़ते हो, तो इतना पढ़ लेते हो, मोर देन सफिशिएंट है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि निजी साझेदारी उनकी तरफ से इनका प्रबंधन करेगा। और इस उद्देश्य से बजट में वित्त वर्ष 21-22 में निजी सार्वजनिक साझेदारी मॉडल पर बड़े बंदरगाहों 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। और भारत में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया जाएगा, और जिसके तहत क्या होगा कि मंत्रालयों और CPSIE द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं से भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए 5 वर्ष के दौरान 1,624 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। और इस पहल से वैश्विक नौवहन में भारत कंपनी, यानी कि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे जो 5 वर्षों के दौरान 1,624 करोड़ रुपए धनराशि इसमें उपलब्ध कराई जानी है। और इसमें क्या होगा कि भारतीय कंपनियों को, यानी कि पूरा आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत पे ज़्यादा टारगेट किया गया है कि विदेशियों को ना शामिल करके हम भारतीय कंपनियों को शामिल करें, ठीक है इसमें। और इसमें मतलब साझेदारी की बात कर रही है, पार्टनरशिप की बात हो रही है कि भारतीय कंपनियाँ ही शामिल हों और जो भी भारतीय नागरिक है ना, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, रोजगार दिया जाए, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। और उसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
अब आते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। तो इसमें क्या-क्या बातें की गई हैं, इसमें है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी, मतलब जारी रखी है, और इस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की जा रही है। और यहाँ पे क्या होगा, पहला हमारा आता है उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका। यानी कि जो उज्ज्वला योजना, आपको पता है कि इसके तहत क्या दी जाती है, गैस कनेक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे 1500-1600 रुपए उसमें जमा कराए जाते हैं, और वो आपको एक सिलेंडर और एक चूल्हा मिलता है गैस का। तो इसमें क्या हो रहा है कि 8 करोड़ परिवारों को मिल चुकी है ये, और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मतलब तक इसका विस्तार अभी किया जाना बाकी है, तो किया जाएगा। यानी कि 8 करोड़ परिवारों को मिल चुकी है, 1 करोड़ और है, उन्हें देना अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगले 3 वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा, और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्रों में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। यानी कि इसमें 100 जो अतिरिक्त नेटवर्क जोड़े जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप मत समझिए कि आपको मिल रही तो सबको मिल रही। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना रहने के लिए बेहतर सुविधा है, ना गैस है, ना कुछ भी है, वो किसी तरीके से अपना गुजर बसर आज भी अभी कुछ ऐसे इलाके हैं। तो इसमें बात की जा रही है कि वहां तक भी ये चीजें पहुंचाई जाएंगी। और जम्मू एवं कश्मीर, जो कि हमारा पहले राज्य था, अब केंद्र शासित है, तो इसके लिए क्या गया है कि गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक तंत्र यानी कि एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भेदभाव पूर्ण युक्त, यानी कि भेदभाव से पूरी तरह से मुक्त होके क्या किया जाएगा कि सबको प्राकृतिक गैस जो है ना वो मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, इसमें बात की जा रही है। और वित्तीय पूंजी से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि सेबी अधिनियम 1992, यानी कि सेबी आपको पता है कि एक हमारा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बैंक है। और उसके बाद क्या है कि सेबी अधिनियम ये सारे अधिनियम आपको लिख लेने हैं, अभी अभी के अभी लिख लेने हैं। यहाँ पे क्या, सेबी अधिनियम 1992, और डिपॉजिट जिट रीच अधिनियम 1996, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956, और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2007 के प्रावधानों को एकल प्रतिभूति बाजार संहिता में समेकित करने का प्रस्ताव किया गया है। और सरकार GIFT यानी कि IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब के विकास को समर्थन देगी। देन उसके बाद हमारा आता है बीमा क्षेत्र में FDI में बढ़ोतरी, ठीक है। तो FDI में बढ़ोतरी किस तरीके से हमारे बीमा क्षेत्र में होगी, तो इसमें क्या बताया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में स्वीकार FDI सीमा 49%, 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74% करने की आवश्यकता सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938, यानी कि बीमा अधिनियम 1938 में लाया गया था। तो 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अब बात की जा रही है कि इसमें आप संशोधन करो, जो 49% था उसे आप बढ़ा के 74% करने की बात की जा रही है। और ये किसके तहत कि, यानी कि बीमा अधिनियम जो कब लाया गया था, 1938 में लाया गया था, उसमें अब अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। और नई, यानी कि इसमें क्या है कि प्रस्ताव किया गया है, अभी प्रस्ताव रखा गया है कि आप इसको में संशोधन करो। और इसमें क्या है कि नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50% निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हैं, और ज़्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे, एवं मुनाफे के लिए एक निश्चित हिस्से को सामान्य आरक्षित निधि के रूप से बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि भारतीय इसमें होंगे, जो भी इसके और वो होंगे अध्यक्ष वगैरह व्यक्ति होंगे, यहाँ पे भारतीय शामिल होंगे। उसके बाद है कि विनिवेश और रणनीति के बिक्री, और इसमें बात करें यदि हम, तो कोविड-19 के बावजूद क्या होता है कि सरकार ने रणनीतिक विनिवेश पर काम जारी रखा। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि वर्ष 2021-22 में BPCL, एयर इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन IDBI बैंक, यानी कि ये बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जिसे हम बात करते हैं, सॉरी, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है, IDBI बैंक है, ठीक है। तो इसमें क्या बात की जाए है, और इसमें है कि
IOML और पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। और सरकार और IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा किया जाने का प्रस्ताव है। यानी कि IDBI बैंक, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि IDBI बैंक और उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 अन्य बैंक, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के 2 अन्य बैंकों का अभी वर्तमान समय में टोटल, आपको पता है कि कुछ बैंकों को मर्ज करने के बाद टोटल गवर्नमेंट बैंक 12 ही है, ठीक है। तो इसमें 12 बैंकों में से भी 2 बैंकों को और इसमें IDBI बैंक में क्या किया जाना, मर्ज किया जाना है। यानी कि साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी इसमें 2021-22 के बजट में बात की गई है कि किए जाने की मतलब कोशिश की जाएगी या होगा। तो अब बात की गई है तो होना ही है। फिर उसके बाद क्या है कि सरकार 2021-22 में जीवन बीमा निगम और IPO भी लाएगी, जिसके लिए आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा। यानी कि इसमें अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, संशोधन वगैरह होंगे। और एक बेहद अहम घोषणा में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश पर एक नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित नीति को और स्वीकृति दे दी है और नीति सभी गैर रणनीतिक और या इसमें क्या बात की गई कि रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराती है। सरकार ने ऐसे 4 क्षेत्र चुने हैं जो रणनीतिक है, जहां CPSE के न्यूनतम हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। और रणनीतिक क्षेत्रों में CPSE का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विनिवेश नीति को गति देने के लिए नीति आयोग ऐसी केंद्रीय सार्वजनिक, यानी इसमें बात किया कि गई नीति आयोग, ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय और सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार करेगा जिनका रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद जताई है। यानी कि सरकार ने अपने बजट में से कि हम विनिवेश करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है, 2020-21 में जितना हमें मिला उसकी बात की जा रही है, अभी की तो नहीं। तो इसमें कितना हमें मिला है पिछले वर्ष, तो यहाँ पे है 1,75,000 करोड़ रुपए की उम्मीद जताइए कि अप्रॉक्स हमको इतना मिला है, ठीक है। अब आता है कि आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, और इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आकांक्षी भारत के लिए अतिरिक्त, यानी कि वित्त मंत्री ने समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत अभी ये जो 6 पिलर हम देखे थे ना, उन्हीं का एक एक पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा खोल के पढ़ रहे हैं, ओपन करके, ठीक है। यानी कि जो हमारे पॉइंट है थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि वो बेहतर से हमें समझ में आ जाए कि आकांक्षी भारत का समावेशी विकास क्या है। आपको यदि याद हो तो आप, हम पहले उनको पढ़ चुके कि 6 ये हैं, अब उनमें क्या क्या है वो चीज़ें जाननी है हमें। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा है। प्रवासी मजदूर यानी कि जो कोविड-19 के तहत, यानी कि एक स्टेट से में जॉब करने के लिए गए थे और अब वो यहाँ रहे, यानी कि यूपी का दिल्ली में गए कोई व्यक्ति, अब क्या हुआ कि कोविड-19 आया, वहाँ से रोजगार तो मिलने से रहा, वहाँ से लॉकडाउन हुआ, वो क्या करे घर आ गए, अब वो तो हमारे प्रवासी मजदूर ही हो गए ना। तो यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे गए हुए जो हैं वहीं के हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मतलब कि उनको ज़बरदस्ती लाया गया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि इन सभी के लिए बात की गई है, समावेशन को शामिल करने की घोषणा की गई है। और कृषि सेक्टर में हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए APMC व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाएगी। APMC आपको पता ना, एक कानून है, ठीक है। तो इसके तहत कई सारी मंडियां काम करती है। APMC मंडी की बात की जा रही है। APMC एक्ट जो है 2003 में लाया गया था, इसमें संशोधन वगैरह भी किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि APMC व्यवस्था के व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम 1.5 गुना हो गया है और खरीद एक सुनिश्चित, यानी कि खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान के मतलब भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि APMC मंडी में इसमें क्या है कि गवर्नमेंट लगातार हर प्रयास कर रही है कि बेहतर ही हो,
ठीक है। और इसमें बताया गया है कि आप देखते हैं ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा डाटा आपको लिखना है इसका। यहाँ पे क्या होता है कि गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को कुल 13,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यानी कि 13-14 का डाटा देखते हैं तो 33,000 किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2019-20 में, तो यहाँ पे 62,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और 2020-21 में इसमें और भी सुधार हुआ तथा किसानों को 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यानी कि आप देखिए कि लगातार डाटा जो है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि ऑब्वियस है कि इसमें वृद्धि हो रही, विकास हो रहा है, तभी तो बढ़ रहा है ना इसमें। और उसके बाद क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि इससे लाभान्वित होने वाले गेहूं किसानों की संख्या 2020-21 में बढ़कर 43.36 लाख हो गई है, जो 2019-20 में 35.57 लाख थी। यानी कि 2020-21 में कितनी हो गई बढ़ के, तो 2021-22 में कितनी होगी ये नहीं बताया जाता, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है, हम अंदाजा नहीं लगाते सकते इनमें। तो इसमें क्या बताया गया है, अब एपी जो भी कृषि एक कानून लाए गए हैं, अब उन कानूनों का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो 2000 हम 22-23 के बजट में देखेंगे। लेकिन अभी 2020-21 तक की बात करें तो अभी तक लगातार इंक्रीज हुआ। यानी कि 2019-20 में आप देख रहे हो कि 35.57 लाख था, जो कि बढ़कर कितना हो गया है 2020 और 21 में कि यहाँ पे 43.36 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम धान की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि 2013 में 13-14 में, ये पूरा आपको जितना हिंदी लिखा हो ना उतना नहीं लिखना, सीधे 2013-14 करके आप लिख सकते हो संख्या, और उसके बाद 2019-20 करके आप लिख सकते हो, आप सीधे समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान, और 2019-20 में कितना हुआ 1,41,930। धान में इतनी वृद्धि हुई, ये डाटा भी याद रखना है कब किसका था, और पूरा सीक्वेंस से याद रखना है, गेहूं का भी धान का भी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यूपीएससी भी पूछता है, अदर स्टेट लेवल के भी पूछते हैं, वनडे एग्जाम वाले भी पूछते हैं, तो इसलिए याद रखना है। और 2020-21 में हम बात करते हैं, ये सुधर कर कितना हो गया 1,72,000, यानी कि 1,41,930 करोड़ 2019-20 में हुआ था। और 2020-21 में कितना हमारा हो गया है, तो 1,72,775 करोड़ रुपए हो गए। और इससे लाभान्वित होने वाले धान किसानों की संख्या, यानी कि धान में जो धान किसान थे 2020-21 में कितने लाभान्वित होते हैं, तो 1.54 करोड़ पर हो गई है, जो संख्या 2019-20 में 1.24 करोड़ थी। यानी कि किसान गेहूं में कितने लाभान्वित हुए 2020-21 में 43.36 लाख हुए। और इसमें कितने होते हैं धान में होते हैं 1.54 करोड़। ये लाख और करोड़ में कंफ्यूज मत होना यार, बहुत ज़्यादा हम करोड़ लाख पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बस आप एक नॉर्मल संख्या समझिए, क्योंकि हमारे लिए बस पढ़ना ही है, हाथ में तो रुपए है नहीं। और उसके बाद ये खैर जनसंख्या वाला डाटा है, कितनी जनसंख्या धान उगाते हैं उनको प्रॉफिट हुआ। और देन उसके बाद क्या होता है कि दाल की बात करते हैं, तो 2013-14 में 236 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान हुआ था। और वहीं पे 2019-20 में बात करते हैं तो 8,285 करोड़ रुपए हो गया था। और उसके बाद 2020-21 में 10,530 करोड़ रुपए हुआ, ठीक है, जो 2013 के मुकाबले 40 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई। यानी कि 2020 और 21 में 2013-14 के मुकाबले की बात करते हैं तो इसमें क्या लिया गया है कि 40 गुना वृद्धि हुई। यहाँ पे बेस जो ईयर दिया जाता है ना वो 2013-14 लिया गया है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि 2013-14 का कंपेयर क्यों किया जा रहा। और उसके बाद हम बात करते हैं कपास। कपास में क्या हुआ है कि किसानों की प्राप्तियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में 90 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,974 करोड़ रुपए और 27 जनवरी 2021 के स्तर पर पहुंच गई। यानी कि ये 27 जनवरी तक का डेटा यहाँ पे दिया गया, 27 जनवरी अभी 2021 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 2013-14 में 90 करोड़ था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 25,974 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। हालांकि 2013-14 से अभी तक की हम 27 जनवरी 2021 तक की बात करते हैं तो इतना भी नहीं, लेकिन बढ़ोतरी हुई है हमारी, ठीक है। और कितनी हुई है ये डाटा याद रखना हमें, 25,974 करोड़ रुपए। और कब तक की ये डाटा है, तो 27 जनवरी 2021 तक का है। और इसी साल की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी, तो ये स्वामित्व योजना आपको लिख लेना है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंतर्गत गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक क्या हुआ कि 1,241 गांवों को लगभग
8 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 में के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है कि यानी कि जो भी बचे हुए हैं उनको भी उनका हम मालिकाना हक देंगे। और किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022 में कृषि कर्ज के लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो कृषि कर्ज का लक्ष्य है उनकी वर्ष 22 में, ये 22 का मतलब 2022 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि कृषि कर्ज का जो लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसी प्रकार ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपए, यानी कि आपको अब पता है कि ना हमें गांव के लिए भी कुछ दिया जाता है, गांव में भी कोष होता है उसके लिए भी कुछ धन दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और नाबार्ड के अंतर्गत ये जो नाबार्ड है ना, तो ये नाबार्ड जो संस्था है हमारी कृषि को जो बिल मतलब ऋण वगैरह उपलब्ध कराता है। थोड़ा-सा नाबार्ड के बारे में आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की, तो ये बताना है आपको, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगी कि नाबार्ड किस लिए है। यहाँ पे क्या है कि नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाए गए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा। और कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत अब ऑपरेशन ग्रीन योजना, यानी कि इसमें क्या चलाई जाएगी, ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई जाने की बात की जा रही है। के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाली, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन, इसको कि अभी यहाँ पे क्या लिखना, ऑपरेशन ग्रीन योजना। और यहाँ पे क्या है कि 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद, यानी कि इसके तहत क्या है कि 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अभी तक इसमें ये योजना लागू थी। और जो ऑपरेशन ग्रीन योजना थी प्याज, टमाटर और आलू में लागू थी, ठीक है। लेकिन अब 22 जल्दी सड़ने वाली, यानी कि जो भी फसलें होती है, आपको पता है कि टमाटर हमने एक दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन टमाटर सड़ जाएगा, ठीक है। एक टमाटर सड़ा यानी पूरे के पूरे टमाटर सड़ने वाले हैं, एक भी नहीं बचने वाला। एक आलू सड़ा, वो उसके बाद हमारे कोई भी आलू सेफ नहीं रहने वाले हैं। तो इसमें जो भी जल्दी सड़ने वाली फसलें हैं, फल हो, फ्रूट्स हो, जितने भी हो, उन्हें इसमें रखा गया है। किसके तहत, किस योजना में रखा गया है, ऑपरेशन ग्रीन योजना। ये सारी चीजें मैं किसी दिन भी पूछ सकती हूँ आप लोगों से, इसलिए आप लोग प्लीज इसे लिख के रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार, क्योंकि ये बजट है हमारा और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर यही काम करेगा। 1-2 दिन मेहनत कर लो आप इसमें, 2-3 घंटे 4 घंटे, साल भर हमारा यही चलने वाला, फिर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो और उसमें उसके बाद क्या होता है, ई नेम्स में लगभग ई नेम्स आपको पता है कि जैसे एपीएमसी मंडी है, उसी तरह से आप डिजिटली रूप में भी अपनी फसल वगैरह बेच सकते हो। तो इसमें क्या किया गया है कि ई नेम्स ऐसा है कुछ, ई और NAM, आप गूगल में डालोगे इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत है और इसके माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। यानी कि मैंने बताया ना आपको अभी कि जो ई नाम है, तो हमें मंडियों में ना जाके हम कुछ डिजिटली रूप से अपना पंजीकरण वगैरह करा के भेज सकते हैं और आके हमारे यहाँ से ले जाते हैं। तो इसमें कितना हुआ है कि 1.68 करोड़ किसान जो है वो पंजीकृत है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। देन उसके बाद क्या हुआ कि 1.14 लाख करोड़ और जो रुपए का व्यापार इसमें किया गया ही नाम के तहत, ठीक है। तो कहीं भी आप ऐसे वगैरह लिखते हैं, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो बजट 2021-22 के बजट के अनुसार ई नैम से इतना प्रॉफिट हुआ है। तो क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से अच्छे होते हैं, हमें गवर्नमेंट का डाटा ही देना पड़ता है, अपना नहीं देते हम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, और को ध्यान में रखते हुए ई नैम को कृषि बाजार में लाया गया है। और ई नैम के साथ 1,000 से ज़्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है और एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि एपीएमसी के लिए भी बात की गई है। और इसमें कितनी मंडियों को जोड़ा गया ई नाम से, तो 1,000 से अधिक मंडियों को जोड़ा गया,
ठीक है? तो यहाँ पे मंडियाँ कितनी जोड़ी गई हैं और क्या कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और एपीएमसी के लिए भी कुछ किया गया है, तो इसमें कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की बात की जा रही है कि उपलब्ध कराया जाएगा। मछली पालन, और मछली पालन से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं, तो इसमें यदि हम पूरा इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा हमें नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा बोर भी हो जाएँगे। तब तक आप इसको देखने के बाद नहाइए, खाइए, आराम करिए। उसके बाद मैं जल्दी ही इसका जो पार्ट नेक्स्ट है उसे लाने वाली हूँ, ठीक है? सो मिलते हैं। और इसकी नोट्स पूरी की पूरी बना लेनी है, जितना मैंने बताया है, और जहाँ-जहाँ जो भी हाइलाइट है आपको समझ में आ रहा है, लिख लेना चाहिए तो लिख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में भूल भी गई होंगी कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? अब मिलते हैं जल्द ही, आज के आज ही। अभी आएगा ये पार्ट, शाम तक में आए या अभी आ जाए 1 घंटे 2 घंटे बाद, लेकिन आएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। आ रहे हैं अभी हम।